हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स शुरू कर रहे हैं पहले बायोमोलिक्यूल्स के। पुरानी डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट्स की? दिवित अपना माइक देख लो, म्यूट कर लो। ठीक है, आप लोग भी इधर ही शिफ्ट हो जाओ तो कम मुड़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था, ऐसा लगता है कि कार्बन में जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, पर इसमें थोड़े एक्सेप्शंस आ रहे थे। एक हम देख रहे थे कि एक नॉन शुगर है जो इस शुगर के डेफिनेशन में फिट हो जाएगी। कौन सा एग्जांपल दे रखा है किताब में? इंसुलिन वगैरह, ये एसिटिक सब एसिड। प्रोटीन वगैरह में जाता है आगे आगे, शुगर में बात कर रहे हैं। तो आपका एक है, एक काउंटर एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड, CH3COH। अगर देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ शुगर। ऐसे ही हम एक ये देख रहे हैं काउंटर एग्जांपल कि आपका रैमनोज है, विच इज अ शुगर, लेकिन उसका फॉर्मूला आ रहा है C6H12O5। ठीक है, ये नंबर पे फोकस करना है, एंड हेंस इवन दो ये शुगर है बट ये फॉर्मूला में फिट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से फिर जब देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो किस तरीके से है आपके पॉली हाइड्रोक्सी, आपके ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एक बंदा ना कोई एनसीईआरटी भी मतलब रेडी रखना लेट्स से, एंड देखते जाना बीच बीच में जब मैं पूछूं। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स that may yield such subunits on hydrolysis। टूट फूट के या तो अगर ऐसे कंपाउंड दे दे, ठीक है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू तो नहीं? इसी ऑर्डर में दे रखा है ना किताब में, चेक करके बताना। ये जो पोर्शन जो अंडरलाइन कर रखा है, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? और यही सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो एक ये लिख लो। क्लियर है? फिर देखते हैं इसमें और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स यील्डेड। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इस वाले पोर्शन में बताओ क्या क्या आएगा, क्या तीन लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के? ओलिगो एंड मोनोसैकेराइड्स, पॉली। ठीक है, फिर आपका आएगा ओलिगोसैकेराइड्स, और लास्ट में आएगा आपका ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में आपका होने वाला है जस्ट एक यूनिट। ठीक है, शुगर का ओलिगोसैकेराइड में इज 2 to 10, और फिर पॉलीसैकेराइड्स हो गया आपका greater than 10, इस तरीके से।
ठीक, ओलिगोसैकेराइड्स में भी एक वैसे लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, आप देखोगे अगर कि इसका भी मोस्ट कॉमन फॉर्म इज डाइसैकेराइड्स, और फिर वो फर्दर आगे जाके हम डाइसैकेराइड्स डिटेल में देखेंगे इंडिविजुअली जो जो इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तो आप समझ ही रहे हो, इसमें आप कितने भी लिख सकते हो। मोनोसैकेराइड में जैसे आपके सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आगे जाके जैसे हम चैप्टर में देखते हैं राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये सारे प्लेन सिंपल शुगर्स हैं एक यूनिट वाले। ओलिगो में हम मेनली डाइसैकेराइड्स के आगे एग्जांपल्स देखेंगे आपके सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह। पॉलीसैकेराइड्स में जिन एग्जांपल्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आगे जाके, दोज आर गोइंग टू बी आपके अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च के कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा सेल्यूलोज, ठीक है, वो ग्लाइकोजन हम देखते हैं, एनिमल स्टार्च, ठीक है, गम्स, रेजिन्स वगैरह वो सब भी इसके एग्जाम्पल में गिवन है। तो ये पोर्शन भी क्लियर है, ठीक है। इसमें एक और क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन क्या एस्पेक्ट, शुगर में एक और तरीके से क्लासिफाई, रिड्यूसिंग। ठीक है, आपका रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब आपके रिड्यूसिंग वाले ऐसे क्यों बुलाए जाते हैं, किसको रिड्यूस कर रहे हो? टॉलरेंस एंड फीलिंग्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आपके हैं जो हम यूज करते हैं एल्डिहाइड वगैरह के टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टॉलिन्स और फिलिंग्स वगैरह। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनको ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग में लिख रहे हैं टेंडेंसी टू रिड्यूस आपका टॉलिन्स या फिर फेलिंग्स रिएजेंट, जिनका इन डिटेल हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी एक नोट बना रखा है कि बैलेंसिंग वगैरह कैसे होती है। तो एक अब इसमें लाइन क्या जोड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट, आपका ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन आर, ठीक है, जैसे कि हमने देख रखा है कि वो आपके जो कीटोन वगैरह भी होते हैं इस तरीके से फ्रक्टोज में भी जो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आता है और फिर इधर आ जाता है, तो जो कीटोन भी है वो कीटोनॉल कर करके आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। इस वजह से फ्रक्टोज वगैरह ये सारे जो कीटोन वाले भी हैं मोनोसैकेराइड, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होके रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेंगे। नॉन रिड्यूसिंग में बस हम देखेंगे तब जाके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एक हम देखेंगे नोटेबल एग्जाम्पल अपना स्टार्च, वो सुक्रोज आएगा, सॉरी, ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो दोनों मोनोसैकेराइड जो जुड़े हुए हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर ही ट्रैप्ड है, ठीक है। इसको और फर्दर डिटेल में भी देखेंगे अभी जब सुक्रोज बनाएंगे। तो ये पोर्शन क्लियर है, ये समझ आया, यस सर। ठीक है। फिर इसमें और देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं ग्लूकोज के, उसने दो, ठीक है। पहला कौन सा दे रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि सुक्रोज से। सुक्रोज खोल के बना लें, ठीक है। सुक्रोज का अगर आप एसिडिक ये हाइड्रोलिसिस कर लें तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। वो भी यहाँ फर्दर आगे जाके हम देख सकते हैं कि उनको कैसे कैसे लिखने का तरीका है। अल्फा वाला इसमें ग्लूकोज आ रहा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा डी फ्रक्टोज इसमें डल रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें और फर्दर हम देखते हैं आगे जाके कि इनके जो ऑप्टिकल रोटेशंस भी हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ इसमें रफली याद कर लिया जाए, इसके आगे डेसिमल लगा के एक और सिग्निफिकेंट डिजिट दे रखा है, पर उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है आई गेस। तो ये +52 और -92 है मेरे ख्याल से, ठीक है। वेराज आपका सुक्रोज भी इनिशियली आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहता है, तो ये वाली साइड हम नेट देख रहे होते हैं पोस्ट हाइड्रोलिसिस, दिस साइड इज नेट आपका लीवोरोटेटरी। तो इसी मिक्सचर को क्या बुला रहे होते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बुला रहे होते हैं,
इन्वर्टेज जो आप मेंशन कर रहे हो वो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए। ठीक है, तो एक इस तरीके से वो कह रहा है कि ग्लूकोज ऑब्टेन करा जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप देखोगे तो वो भी वही है कि ग्लूकोज का एक जो पॉलीमर है उसको वापस डिसेंबल करके खोल के उससे ग्लूकोज रिकवर करा जा रहा है। कौन सा वो पॉलीमर है उसका कॉमन? Starch. स्टार्च में से ग्लूकोज के यूनिट्स रिकवर करे जाएंगे। स्टार्च जैसे हम देखेंगे आगे जाके स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ आपके अल्फा ग्लूकोज वाले यूनिट्स। तो इसको अगेन आप हाइड्रोलाइज करके वी आर गेटिंग ग्लूकोज का रिकवरी। अब यहाँ पे आप देखना कंडीशंस दे रखी हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगेन इसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को ऐसा सा याद आ रहा है कुछ कि 393 केल्विन और ऐसे 2 to 3 एटीएम प्रेशर है शायद, कुछ क्रॉस चेक कर लो। इस चीज का तो मैं श्योर फील कर रहा हूँ, टेम्परेचर एक बार बताना। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी आ रखा है ना, क्योंकि पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें भी डायरेक्ट एक ऐसे ये चीज स्टेटमेंट वगैरह में एक जगह डली हुई है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। इसको बॉईल करते हैं अंडर हाई प्रेशर। ये इसका कमर्शियल मेथड भी है उसमें लिखा हुआ मेरे ख्याल से। नहीं, पढ़ो एक एक लाइन बारीकी से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स तो एक तरफ है। ठीक है, ये चीज है। तो क्लियर यहाँ तक चीज है, लिख ली। और आगे बढ़े इसमें। अब देखो ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, खाली मतलब मेंस का एग्जाम नहीं देना है, थोड़ा प्री बोर्ड बोर्ड वगैरह भी, तो ये तो 12th क्लास वाला चैप्टर है, सारा लिखने को आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखते जाएं ओपन चेन स्ट्रक्चर की ग्लूकोज के, अब एक अगर हम जैसे देखें रिएक्शन विद HI, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? N-hexane में reduce रहता है। ठीक है, आपका ग्लूकोज प्लस HI इज गिविंग ठीक है N-हेक्सेन, और HI को मान के हम चल रहे हैं, इसका यूटिलिटी यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मेन यहाँ से पर्पस क्या सॉल्व होता है? पता क्या चला कि ब्रांचिंग नहीं है, ये एक्सपोज होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन की स्केलेटन है वो एक स्ट्रेट चेन है, सारे कार्बन एक लाइन में लगे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर, लिख लो चाहे। एक्सपोजेस स्ट्रेट चेन आपका विद नो ब्रांचिंग। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो जैसे हमने उस चैप्टर में देखा था एक आपका एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में। ठीक है, बैकएंड में इसमें थ्योरी ये कि कार्बोनाइल अगर होता है रिएक्टिंग विद आपके ऑक्साइम वाले केस में, अगर हम देखें कि ये अमोनिया डेरिवेटिव्स से जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ये चीज हमने देखी थी इनिशियली, तो एडिशन होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी वहां दे देता है प्रोटॉन ट्रांसफर, और उसके बाद फिर आपका एलिमिनेशन होता है अल्टीमेटली, आपके ये सारे आइटम्स आपके निकलते हैं एलिमिनेटेड एज वाटर मॉलिक्यूल। तो एक तो ये रिएक्शन आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, कि इस साइड पे अगर हम कह रहे हैं ये पर्सन वाज हाइड्रोक्सिलामीन, तो देन दिस पर्सन इज ऑक्साइम। तो ये चीज बस कॉपी पेस्ट कर देना है ग्लूकोज पे। ग्लूकोज में ऊपर जो एक फ्री एल्डिहाइडिक यूनिट होता है आपका,
ठीक है, ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी इसी बहाने हम लिख ले, डायरेक्ट हमने, ठीक है, जस्ट शुरू कर दिया था इसको, ये चीज़ है। एंड नंबरिंग ऑफ कार्बन्स करने से, ठीक है, सिली मिस्टेक का थोड़ा स्कोप एलिमिनेट होए, थर्ड वाले कार्बन का OH लेफ्ट साइड में फेस कर रहा है। और जो इसको डी ग्लूकोज बोलते थे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे लास्ट में दोनों OH सेम साइड पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके रिएक्शन में बन क्या जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू दिस साइनोहाइड्रिन वाला भी अब समझ आ रहा है। साइनोहाइड्रिन वाली क्या थ्योरी थी, ठीक है, और ये रिएक्शन भी स्लो होता था, ठीक है। तो इसको और प्रमोट करने के लिए इसमें क्या और ऐड होता था, ये याद है, एल्डिहाइड कीटोन की थ्योरी से, कि पहले इसको एसिडिक हाइड्रोजन देना होता था, फिर जब आपका साइनाइड रिलीज होता था तब जाके वो अटैक कर पाता था, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपका एल्कोक्साइड सा बनेगा, ये CO-, अल्कोहल पानी से कम एसिडिक होते हैं, तो पानी से दोबारा H+ खींच लेगा, ये तो आपका रिजेनरेट हो जाएगा। तो ये कैटलाइज करने के लिए यहाँ पे NaOH डालना पड़ता था हमको, इस तरह से रिएक्शन है। तो वही सेम है कि ग्लूकोज के केस में बन क्या जाएगा फाइनली, जो अपने को दिखेगा, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक लिखने का। फिर आपका इंटरेक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये देख लेते हैं एक बार, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक हो गया था, स्क्रॉल कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरेक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर देखें, बीचों बीच बना लेते हैं अपना ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब अगर इसमें डाल रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी Br2H2O का भी रिएक्शन पता है ना आपको, HBr+HOBr, और ये रिलीज करने लगता है फिर आपका नेसेंट ऑक्सीजन। पहले तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और फिर यहाँ से भी ये बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ये चीज है, किसकी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होके जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसलिए यहाँ पे हमने बना लिया है। और इस इंसान का नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। एंड ऐसे में ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, एंड दिस इज आपका सैकरिक, सैकरिक एसिड। ये चीज क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें।
ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे बैरियर्स है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से आई गेस एफर्ट नहीं डाला है थोड़ा उसको रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये ओपन चेन के साथ है, इस वाले को इन्होंने ड्रॉ कर रखा है किताब में। किस तरीके से कि ग्लूकोज ड्रॉ कर रखा है, कितने OH है ग्लूकोज में, 5 है ये, नहीं ये पांचों यूज करेगा, पेंटा एसिटेट बनाएगा, ठीक। नहीं तो 4 मान के क्या करें, पर इसको भी एस्टरिफिकेशन में यहाँ पार्ट दिलवाना है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमने देखा था अल्कोहल फिनॉल ईथर की थ्योरी में भी कि आपका एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल के साथ जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड भी काम कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है फाइनली, ठीक है। अब इसको देखो, सारे अल्कोहल से क्या जाएगा, और ये वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे अटैक करते जाएंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या था किताब में, है बीच में इसने ऐसे CHO COCH3 होल 4 कर रखा है क्या, ऐसे लिख रखा है, ठीक है। यही जस्ट पता लगाना चाह रहे थे, ये और ये नीचे भी ये, ठीक है। तो दिस इज योर पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, कौन सा, मतलब ये वाला मैंने बनाया था वो लास्ट लेक्चर जैसा बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं ग्लूकोज के। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा जगह इसलिए छोड़ रखी है कि पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनाने ही वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से बनता है, अब हमने देखा है ये जो ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है, तो क्या प्लानिंग चल रही होती है यहाँ पे कि इसको फर्स्ट मेंबर बना के रिंग का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेंबर और एक ये 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन में डालने के लिए, उस पे अटैक करवाते हैं कार्बोनाइल पे। लेकिन हो क्या जाता है, अटैक के 2 अप्रोच बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके 2 अलग अलग वेरिएंट्स बनते हैं साइक्लिक फॉर्म ये ग्लूकोज के। कैसे कैसे, या तो आपको मिलता है ये, अब इसको बना कैसे रहे, ऑक्सीजन टॉप राइट में एंड 6 मेंबर रिंग, ठीक है। इसमें वो मेंबर्स आपके अगर आप आइडेंटिफाई करो तो दोबारा से इस तरह से, ऑक्सीजन पे बस मैं अभी 6 नहीं लिख रहा क्योंकि आई एम रिजर्विंग दैट कि ऊपर जो एक CH2OH दिखाना है निकला हुआ, छठे कार्बन के लिए वो नंबर छोड़ रखा है। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट बन जाता है, ठीक है। अच्छा इधर चला गया, यहाँ पेस्ट हो गया था, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो रखी है, 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब अल्फा बीटा किस बेसिस पे, कि फर्स्ट कार्बन पे क्या सिचुएशन है, तो OH ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा या बीटा, बीटा हो जाएगा। तो पहले अल्फा लिख लेते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं, ये सेकंड में भी नीचे। अब थर्ड वाले का स्टार्टिंग से ही उल्टे डायरेक्शन में फेस कर रहा था तो वो अभी भी ऊपर हो जाता है। फिफ्थ का हेमी एसिटल में ट्रैप्ड है, सिक्स्थ कार्बन ये ऊपर, एंड दिस इज योर
अल्फा फॉर्म जो बना है स्टार्टिंग में आपके डी ग्लूकोज से। ठीक है, ऐसे ही आपका बीटा वाले में डिफरेंस क्या है, ये ऊपर है, बाकी सब कुछ एज इट इज करना है। तो ये क्लियर है। ठीक, तो अब ये समझ आ रहा है कि ये शिफ्ट बेस और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन में क्यों इनर्ट हो जा रहे हैं। उन दो रिएक्शंस को भी अगर हम ऑब्जर्व करें जस्ट फॉर अ सेकंड, तो शिफ्ट बेस वाला रिएक्शन है कौन सा, कि अगर इसमें ऐड होता है ये, ठीक है, तो ये जो बन जाता है दिस इज आपका, किताब में इसको कैसे लिखा होता है, सब्स्टिट्यूटेड, क्या चीज यहाँ पे अगर H हो तो क्या बुलाते हैं, C डबल बॉन्ड NH को क्या बुलाते हैं कोने पे, CH2NH2 क्या होता है, बताओ, खायांशु ही बताएगा, CH2NH2 क्या होता है, CH2NH2, कंफ्यूज मत हो। हाँ तो मैं सोच रहा था दिमाग में बना लोगे, ये लो बना दिया। अब समझ आ रहा है, अमीन है और ये होता है तो इमीन है, ठीक है। और तो इसलिए इस वाले इंसान को बुला रहे हैं अपना सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रिप्स बेस। यस सर। हाँ, वो लैब मैनुअल में एक शिफ्ट बेस दूसरा भी बना हुआ है जो कि 3-4 बेंजीन रिंग से बना हुआ है। तो क्या क्या वो समझा नहीं, दोबारा स्टार्टिंग से बताना क्या बना है, लैब लैब मैनुअल में मैन क्या। हाँ शिफ्ट बेस दूसरा बना हुआ है। मतलब 3-4 बेंजीन रिंग लगी हुई है उसमें। SO3 भी लगा हुआ है शायद। तो उसमें मतलब ये आर का मैनिपुलेशन है जस्ट क्या, कि मतलब ये आर जो यहाँ हमने डिस्क्लोज नहीं करा है उसमें लगा रखी है उसने बेंजीन रिंग्स, या कैसे, क्योंकि जब एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर चल रहा था उसमें तो इसी के लिए लिखा भी हुआ था ना शायद साइड में। उसमें शायद एन नहीं था। मैं देख के बताऊंगा बाद में। देख लेना चाहिए, मेरे को तो ध्यान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो टेबल भी थी सारी वो अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स की, वहाँ पे शिफ्ट स्पेस मेंशन था, नहीं था। वहां पे मेंशन कोई था। नहीं, मतलब लैब मैनुअल में इसका और डिस्क्रिप्टिव वर्जन हो सकता है जिसमें कि क्या हो, इसको एक्सप्लोर कर रखा होगा ना कि यहाँ पे आगे जाके क्या क्या लग रहा है, कुछ हो सकता है यहाँ बेंजीन रिंग हो, तो ठीक है वो देख सकते हैं लैब मैनुअल वाली जो चीज़ सेपरेट है। पर वैसे इतनी नॉलेज से काम बन जाएगा, बिकॉज आपको लिखना तो क्या है अल्टीमेटली, कि शिफ्ट बेस बन नहीं रहा है, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो एक ये है, सिमिलरली आपका दूसरा कौन सा रिएक्शन गिवन था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, वो कैसे दिखता था, ठीक है। ये जब बॉन्ड यहाँ से खुलता है नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, सल्फर पे या ऑक्सीजन पे, ठीक है। H2SO3 इमेजिन करना जो सल्फ्यूरस एसिड होता है, तो इस वजह से जब ये जुड़ भी जाता है तो कैसे दिखाई देता है बन के, ठीक है। ये ध्यान रखना लास्ट में एक वो प्रोटॉन ट्रांसफर भी होता है ना, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन रखते हैं और नीचे वो नीचे वाले पे उस पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये चीज भी हमने देखा था कि एल्डिहाइड में फिर भी ज्यादा मात्रा में बनती है, कीटोन में रिवर्सिबली ये टूट के वापस आने लगता है ज्यादा, ठीक है। पर ये दोनों ही रिएक्शन हो क्यों नहीं पा रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि आपका जो फ्री एल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो अब इस पॉइंट पे ट्रैप हो चुका है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं इससे। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे जब ये बोलता है इनएबिलिटी ऑफ, ठीक है, कि पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज अब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा है,
अब ये है, और या तो 25 के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो एक जगह मेरे ख्याल से कहीं स्टेटमेंट या कुछ है कि पेंटा एसिटेट 2,4 डीएनपी के साथ नहीं रिएक्ट कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा सा कोई क्वेश्चन है। तो अब ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ना एक बारी को, यहाँ पे जो इसने पेंटा एसिटेट बनाया है इसमें तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप अभी ऊपर फ्री है तो रिएक्ट कर जाना चाहिए। पर गलती क्या हो रही है मेरे को लग रहा है ऑन देयर पार्ट, कि यहाँ पे जब ये पेंटा एसिटेट बोल रहे हैं इसके साथ इनको एक क्या थोड़ा प्रीफिक्स करके चलना चाहिए, या फिर इधर नहीं, पेंटा एसिटेट ऑफ, इधर इनको डालना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको अगर आप देखोगे भी तो काफी इंटरेस्टिंग सा दिखता है, फिगर उसकी अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसा सा हो जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ OH है ना उसकी जगह है क्या, OCO CH3। ये बात समझ आ रही, यहाँ जो OH है उसकी जगह है OCO CH3, यहाँ पे है OCO CH3। तो ऐसा सा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और इसमें अब आपको दिख रहा है अब कोई जगह नहीं बची है, कोई फ्री एल्डिहाइड या कुछ जहाँ पे जाके रिएक्शन हो जाए, NH2OH जाके जुड़ के डबल बॉन्ड NOH बना दे, तो इसको वो रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में आ रहा हो ना पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, क्या कोई भी अगर ये सारे रिएक्शंस हैं क्या एसेंशियली कार्बोनाइल के जो को जो इंडिकेट करते थे जिसकी प्रेजेंस, वो वाले रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन कार्बोनाइल्स। तो चाहे हाइड्रोक्सिलअमीन आ जाए, 2,4-DNP आ जाए, कुछ आ जाए, उसको आप करना कि नहीं रिएक्ट करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है फंडा, ये चीज है यहाँ पे। डन लिखने का यहाँ तक। तो बीटा वाला ही बनाते हैं तो सुंदर सा दिखता है वो ऐसे, ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है काफी रेगुलर सा। एक अगर आप देखोगे तो इसकी ऐसी भी इमेज आती है, ऑक्सीजन ये ऐसे रख रखा होता है, और ये पांचों कार्बन से ही अगर आप नोटिस करोगे हर जगह से ये OCO CH3 वाला पोर्शन लग रहा है, यहाँ पे जस्ट हल्का सा एक्स्ट्रा है CH2 ये। ठीक है, तो उसका देखना ऐसे भी एक डायग्राम आपको मिलेगा गूगल वगैरह अगर आप करोगे, इसमें ऐसे लगे होंगे। काफी वो सुंदर सा सिमेट्रिकल सा लगता है, और बाकी वो प्रीटी मच हर जगह सेम सी चीज होती है, एक जगह बस अलग है, बाकी हर जगह तो सेम सा चल रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। डन यहाँ तक। पायरन होता क्या है, ये कंपाउंड पायरन है। ठीक है, यहीं अगर ये बॉन्ड ऐसे जुड़ जाता तो ये फ्यूरान होता। ठीक है, ये पायरान है। ठीक है, तो क्योंकि वो इससे मिलते जुलते वो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसलिए उनको पायरानोज स्ट्रक्चर्स हम बुलाते हैं। ग्लूकोज के जो ये इस तरह से ये बन रहे हैं, इसको रिजेंबल से कर रहे हैं ये, और इन्हीं को क्या बुलाते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर से बुलाते हैं। वो कहाँ गया, अच्छा यहाँ लिख रखा है। ठीक है, दिस इज पायरन, हेंस ये जो टेम्पलेट बन रहा है कि इसके ऊपर आप चीजें लगा लो यहाँ पे सारा ऐसे, सो दिस इज आपका पायरनोज या फिर हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स। वहां देखना, मैंने नोटिस करा इस चैप्टर में भी वो इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कुछ, कि स्ट्रक्चर्स अबाउट विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ये वाली लाइन है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये है। अब बाकी एनोमर एपीमर क्या था, इसको भी डिस्कस कर ले। अब देखो एनोमेरिक कार्बन होता कौन सा है,
ठीक है। ये जो फर्स्ट कार्बन था ना, जहाँ पे ये रेड से डॉट बना रखा था, चाहे यहीं पे लिख लो आप, ये वाला जो आपका कार्बन है C1 यहाँ पे, दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन। यानी कि जिस पॉइंट पे जाके वो हेमीएसिटल क्लोज हुआ है, और यहाँ पे OH ऊपर या नीचे होने की वजह से जो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज, ये आपस में एक दूसरे के क्या लग रहे हैं रिश्ते में, एनोमर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो ये चैप्टर आपको, अभी तो आप शॉर्ट नोट्स बना ही रहे हो मेरे साथ भी, बट इसको अगर आप मल्टीपल कलर्स के पेन्स नहीं लाओ या कुछ है, तो घर जाके एक बार इसको, यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, चैप्टर एक बार दोबारा रिकैप हो जाएगा। घर जाके एक बार और एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, अंडरलाइन करते हुए चीजें। देखो अमीनो एसिड्स भी अभी जैसे आगे जाके हमको रटने हैं, तो मैं सारे वो 20 की लिस्ट ना प्रिपेयर करके लाया हूँ ना लिख के लाया हूँ। तो घर जाके एक बार आपको एनसीईआरटी तो कम से कम मिनिमम एक बार ही आपको दोबारा खोलनी ही है। तो उसको खोलना, दोबारा एनसीईआरटी भी स्कैन करना वहां से भी देख के, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट कि आप भूल जाओगे अगर, और फिर एक बार दोबारा मल्टी कलर पेन्स लेके इसके फेयर नोट्स बना लेना, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। आज जैसे क्लास के टाइटल में आप देखो हमने लिख रखा है कि एफ ब्लॉक भी थोड़ा कवर कर लेंगे। एफ ब्लॉक के गेस करो हैं कितने क्वेश्चन 2025 में? जनवरी में 2 हैं, अप्रैल में 0 हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अगर आप देखो तो ऐसे टोटल 11 11, मतलब टोटल अराउंड 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कुछ बन रहा है। तो कंपैरेटिवली आप देखो कि जिन चीज़ों से हम डरते रहते हैं वो डीएनएफ ब्लॉक वगैरह, लेकिन इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का ज़्यादा बेनिफिट है, इस पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं खूब। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स को सीरियसली परस्यू करना, सिंपल है और वेटेज ज़्यादा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस चैप्टर के। ठीक, तो एनोमर क्लियर हो गया। बाकी एपिमर क्या है कि किसी भी और कार्बन पे अगर OH की पोजीशन पलटने से जो आइसोमर बन रहे हैं उनको एपिमर बुलाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल क्या बनता है, जैसे याद दिला रहे हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज वाला आपका। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर बना लो। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं ये हम क्या इंश्योर करते हैं कि बस ये तीसरे कार्बन पे OH की पोजीशन पलट रखी हो। अब गैलेक्टोज में क्या चेंज आएगा कि फोर्थ कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में होगा। ये सिचुएशन है। ठीक है, आपके ग्लूकोज एंड आपके गैलेक्टोज। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? नेक्स्ट देखें, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स अब देखने शुरू कर देते हैं। और फ्रक्टोज में ये बेनिफिट है कि वो सारा जो कुछ भी है ये ओपन चेन, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह ये सब ग्लूकोज के लिए ही है। फ्रक्टोज में जस्ट स्ट्रक्चर बना के वो खत्म है, उसमें ये नहीं है कि 4 4 5 5 रिएक्शन और पॉइंट्स बनाने। तो फ्रक्टोज में जस्ट फटाफट बनाते हैं इसमें। ओपन चेन में कैसा दिख रहा है? सबसे ऊपर और नीचे में तो CH2OH सिंपली, सेकंड कार्बन पे कीटोन हो रखा है। बाकी ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जैक्टली सेम एज ग्लूकोज। ठीक है, तो थर्ड पे पलटा हुआ है वो लेफ्ट साइड में, फोर्थ फिफ्थ में राइट हैंड साइड पे। एक तो ये क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये कि यही ये वाला ऑक्सीजन आपका दो तरह से इस पे अटैक कर सकता है, तो इस वजह से दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पे। इसी बना लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आपका अब इनको फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बुलाते हैं क्योंकि ये फ्यूरान को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि ये जो कार्बन है ये सेकंड कार्बन होता है। ठीक है,
ऊपर या फिर नीचे भी वो हो सकता है कि चला गया हो। तो इस वाले को फिफ्थ वाला तो इधर ही है, और ये सिक्स्थ वाला, इतने पोर्शन को कॉपी करा जा सकता है। अरे ठीक है, बाकी बस अब डिफरेंस क्या है, अल्फा में OH नीचे तो CH2OH ऊपर, और बीटा में OH ऊपर तो CH2OH नीचे। क्लियर है? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। इंडिविजुअली यहाँ किसी भी टर्म में कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अल्फा क्योंकि ये OH नीचे है, डी क्योंकि ये चीज, नेगेटिव क्योंकि फ्रुक्टोज इनिशियली ही लीवोरोटेटरी होता है, इस तरह से। ठीक है, फ्रक्टोज या फ्रुक्टोफ्यूरानोज जैसे लिखा है किताब में, इसको ऐसे डील कर सकते हैं। तो क्लियर है ये पोर्शन पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं? लास्ट आई गेस, बस बिफोर मूविंग ऑन टू डाइसैकराइड्स, एक चीज और, बट मेरे को लग रहा है ऑप्शनली उसको चाहे रख लो, ब्रेन अगर हैंडल कर पाता है। यहाँ पे भी कुछ चीजें दे रखी है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं 419 और 423 केल्विन। ठीक है, ऐसा सा कुछ है यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक कर लो वैल्यूज। ये मेरे ख्याल से इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये सॉलिड ही है, बॉइलिंग पॉइंट होने का तो सेंस नहीं है। दूसरा चीज ये है कि इनके टेम्परेचर दे रखे थे जिसपे ये फॉर्म हो सकते हैं। ये बन रहा था शायद 303 केल्विन पे, और ये 371 केल्विन पे। ये क्रॉस चेक करके बता दो, फिर डाइसैकराइड्स पे चले। नंबर्स तो यही है, बस वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि उल्टे हो सकता है, मैंने बता दिया। दिखाओ दिखाओ, इसमें जहां पे आपका ये आता है ना, इस पोर्शन में पैराग्राफ में दे रखे हैं मेल्टिंग पॉइंट 419 423। ठीक है, तो ये देख लो, मतलब इस पे 25 में तो क्वेश्चन नहीं है, और पीछे भी ऑब्जर्व करके देख लेना, 2020 तक भी थोड़ा पीछे देख के, कि ये चीज अगर नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि हल्का ऑप्शनल है, पर वहां बीच में दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स आपके, सुक्रोज से स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। सुक्रोज में पहले तो कैसे याद रख सकते हो आप इसको, कि इट इज C1C2 लिंकेज। C1 किसका, अल्फा ग्लूकोज का, और C2 आपका बीटा फ्रक्टोज का। तो पहले आपको ऐसे बनाना है, अल्फा ग्लूकोज स्पीड से, और ये प्लीज मेरे साइड बाय साइड आप सब लोग बनाते जाओ, इसमें आलस मत करना। यही है, इनको बस बना बना के ही प्रैक्टिस करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अल्फा ग्लूकोज पहले कार्बन पे, ये OH नीचे। अब बीटा फ्रक्टोज में इशू ये है कि आप इसको इनिशियली तो ऐसे बनाओगे आई गेस, बीटा में OH ऊपर तो CH2OH पहला वाला कार्बन नीचे, फिर तीसरे वाले पे ऊपर होता है, पांचवे पे इधर, छठे पे ये। अब लेकिन करना क्या है कि इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ देना है, इसको अगर ये ऑलरेडी ऐसे पड़ा है मॉलिक्यूल, तो इसको ऐसे फ्लिप करना है। ठीक है, तो इसलिए फाइनली जो बनेगा वो कैसे दिखेगा, ग्लूकोज तो एज इट इज छाप दो वापस, पहले वाले पे अभी रहने दो, सेकंड ये थर्ड ऊपर, फोर्थ नीचे, फिफ्थ रिंग में, सिक्स्थ बाहर ये। अब इस वाले को देखो ध्यान से, जब बनाओगे तो
इसमें चीजें पलट जाएंगी। ये अब सेकंड कार्बन हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो जो अभी CH2OH नीचे जा रहा था, कहाँ चले जाएगा अब वो? ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और सारी चीजें इन्वर्ट हो रही हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले पे भी ये जो सिक्स्थ कार्बन आपका ऊपर जा रहा था वो अब नीचे जाएगा। ऐसे करके इसको बनाओगे। और मीनवाइल अब ये जो OH नीचे है, तो लास्ट में ना हम ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, सिंस ये दोनों नीचे है, बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, बीटा फ्रक्टोज एक बार नॉर्मल बना के फिर फ्लिप करके जोड़ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका एज अ फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ईथर। ठीक है, ये जिसको बुला रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पर ये है ईथर। ठीक है, दूसरी चीज आपका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला, इसका जो एल्डिहाइड था वो कहाँ था? पहले कार्बन पे, और अब वो फंस गया है। ठीक है, ईथर आपके लो रिएक्टिविटी होती है, ये बॉन्ड खोलने के लिए आपको कैटेलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने की ज्यादा होती है, तो यहाँ से ये अभी खुल नहीं पा रहा है फ्री एल्डिहाइड। और यहाँ पे भी इसका ऑल्दो खुल भी जाता तो वो कीटोन होता है, और वो कीटोन भी फिर वो कीटोइनॉल टॉटमराइज कर करके जा सकता था, लेकिन अभी वो सारा डिस्कशन वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से पहली बात ये रिलीज ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के फंक्शनल ग्रुप इसमें ट्रैप्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सिंस आपके both functional groups trapped। क्लियर है यहाँ तक? और देखते हैं इसमें। अब माल्टोज लैक्टोज में क्या है? माल्टोज में आप लिखोगे इसका मेकअप पहले तो, कि इट इज C1C4। और माल्टोज में से क्या निकलता है? माल निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड कौन सा? अल्फा ग्लूकोज। तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे इसका। दूसरे पे नीचे, तीसरे पे ऊपर, चौथे पे नीचे, पांचवा रिंग में ये छठा ऊपर। सिमिलरली देखो, ये मैंने ऑलरेडी नीचे इसलिए झुका दिया है क्योंकि इसी वाले को कॉपी पेस्ट दोबारा यहाँ करना है। और अब दिख रहा है C1 पे भी OH नीचे था, C4 पे भी OH नीचे है, तो दोनों तरफ से नीचे ही आ रहा होगा, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये काम करना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखो, इस इंसान का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ ट्रैप्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन यहाँ से ये फ्री है, ये एट विल यहाँ से टूट सकता है, खुल सकता है। हेमी एसिटिल एसिटिल फॉर्मेशन भी आपने देखे थे, वो सब आसानी से रिवर्सिबल थे। ठीक है, ईथर क्लीवेज का भी ऐसा नहीं था कि अपने आप ही टूट जाएगा, उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड HI वगैरह सब कुछ यूज करना पड़ता है। लेकिन ये हेमी एसिटिल जो पोर्शन है यहाँ से ही खुल सकता है, तो यहाँ से फ्री एल्डिहाइड ग्रुप फर्निश होगा। हेंस ये रिड्यूसिंग
शुगर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, लैक्टोज। इसमें आपका C1 C4, लेकिन बीटा है दोनों, और लेफ्ट में गैलेक्टोज है मेरे ख्याल से। गलत कुछ भी बता रहा हूं तो देख के बता देना। बीटा ग्लूकोज। क्लियर है? ठीक है, बनाओगे इनको अगर आप, तो ऐसा क्या है इसमें? अच्छा, वो तिरछा सा जो बन रहा है ऊपर नीचे वो। ठीक है, तो पहले ये बीटा गैलेक्टोज बना लेते हैं। अब हमने देखा था गैलेक्टोज ग्लूकोज का एपीमर था। ठीक है, तो आप प्रिटेंड करो एज इफ आप ग्लूकोज ही बनाने वाले हो, बाकी आपको थोड़ा सा पलटफेर कहाँ करना पड़ेगा, चौथे कार्बन पे। ठीक है, और प्लस ये बीटा है तो ये OH अभी ऊपर जा रहा है, चौथे पे जिसमें ग्लूकोज में नीचे जाता है इसमें भी ऊपर जा रहा है। ये सिचुएशन है। ठीक है, एक ये ध्यान रख लोगे अरुण? ठीक है, फॉलो कर रहे हो? ये खो गए थे इसमें, ये ठीक। ऐसे ही आपका बीटा ग्लूकोज, इसका तो OH नीचे है लेकिन। ठीक है, तो अब वो बनाना कैसे होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ऐसे करके बना रहता है किताब में। ठीक है, और वो बच्चों का वैलिड कंफ्यूजन होता है, आप मतलब आप भी वो सेम कंफ्यूजन मत लेना, दीज आर नॉट कार्बन आइटम्स। ठीक है, CH2 मत लगा लेना यहाँ पे, बस वो ऐसे दिखा रखा है। ठीक, सब कुछ क्लियर? अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की भी बात अगर कर ले, इसका एल्डिहाइड तो यहाँ पे ट्रैप्ड, लेकिन इसका एल्डिहाइड यहाँ से फ्री, हेंस इट इज रिड्यूसिंग शुगर। तो सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है, और डाइसैकेराइड में भी ये आखिरी के जो दो हैं, सेकंड और थर्ड नंबर वाले आपके, माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग है। पहला वाला बस जो सुक्रोज है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, जो आप अच्छे से ड्रॉ करके पूरा देखते हो। डन यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। हम्म किस पे? ये थोड़ा क्लास के बाद देखते हैं हम लोग, इसके आगे भी शेर कुछ सुनाने वाला ना तुम पूरा। डन अरुण, सबका कंप्लीट? इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स, अब स्टार्च से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्च का कॉम्पोजिशन क्या है? दो हिस्से होते हैं इसमें मेजर, अमाइलोज एंड अमाइलो पेक्टिन। अमाइलोज का कॉम्पोजिशन कम रहता है, 15 to 20%। 15 to 20। इसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगा लो कुछ, 80 to 85%। ठीक है, अब अमाइलोज में, अब ओवरऑल एक तो ये चीज समझो कि स्टार्च इज ऑल अबाउट अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, जिस वजह से लिंकेज वाली जो बात है ना यहाँ पे, मतलब स्टार्च में यूनिफॉर्मली आपको मिलते हैं अल्फा लिंक्स, वेराज जब हम सेल्यूलोज देखेंगे तो इसमें हमको ये बीटा ग्लूकोज से कंस्ट्रक्टेड होगा, तो इसलिए वहां हम बुलाएंगे बीटा लिंक्स।
एक तो ये चीज है। अमाइलोज रहेगा आपका स्ट्रेट चेन, आपका ये पॉलीमर, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली खाली C1 C4 यही ऐसे लाइन से रिपीट होते जाएंगे लिंकेजेस। एंड ऑन एवरेज अमाइलोज के अंदर कितने ग्लूकोज के यूनिट होते हैं? 200 से लेके 1000 तक। हाँ भाई अथर, काम पे लग जाओ। कर लिया फैक्ट चेक इसको? ठीक है, 200 to 1000 यूनिट्स। क्लियर है? अमाइलोपेक्टिन में आपका ब्रांच्ड, ठीक है, C1 C4 के साथ साथ इसमें कुछ C1 C6 लिंकेजेस भी प्रेजेंट होंगे। लग तो रहा है मेरे को, जज साहब बताएंगे। ठीक है, तो अब इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं। आपका अमाइलोज कैसा दिख रहा है? बस ये चीज। अब अल्फा वाले में OH नीचे होता है ना, और हमने देखा है चौथे नंबर पे भी वो नीचे होता है। ठीक है, तो ये बस ऐसे दिखते जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर पा रहे हो? यहाँ पे क्या होगा, ऊपर या नीचे? फिर नेक्स्ट इस पे, फिर यहाँ पे। तो ये ऐसे चल रहा है बस। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। एंड अमाइलोपेक्टिन में अगर आप देखोगे तो एक चेंज क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस, कि इन सब लोगों के साथ साथ ये तो चल ही रहा है उसमें, लेकिन इसके साइड बाय साइड अब C1 C6 दिखाना है ना, तो क्या करना पड़ जाएगा कि इस लेयर को मेरे को लग रहा है नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, C6 है कौन से? ये वाले है ना, इनको C1 से जोड़ना है। तो समझ आ रहा है किस तरीके से दिखेगा? मान लो यहाँ बीच वाले से दिखा रहे हैं इसको, ये जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में डलेगा ऐसे, और इस पॉइंट से दोबारा हेक्सागन बना लो। वो उसका फर्स्ट कार्बन था। तुमने तो ड्रॉ कर लिया था। हाँ, ठीक है, तो ये क्लियर है। ये बात हो रही है वो C1 C6 लिंकेज की। ठीक, सेलुलोज देखना शुरू करें। अभी बन वाटर गया? सॉल्युबल वाला पार्ट होता है। क्या कह रहे हो? वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाला पार्ट। वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल, हाँ एक ये पोर्शन देख लेते हैं, कौन सा है इसमें वाटर सॉल्युबल? अमाइलोज। ठीक है, ये देख लेते हैं, दिस इज मोर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये वाला आपका इनसॉल्युबल वाला पोर्शन। चावल कभी धोए पानी के नीचे? फिर वो पड़े पड़े वो कंटेनर में वो जो पानी को थोड़ा वो क्लाउडी सा कर देते हैं, ठीक है, सफेद जो उसमें वो रंग छोड़ देते हैं, वो होता किसकी वजह से? आउट ऑफ दीज टू, अमाइलोज की वजह से। सारी गंदगी नहीं होती, थोड़ा वो स्टार्ची वाटर है, लेकिन उसमें कौन सा कंपोनेंट, ये वाला पोर्शन है स्टार्च का। तो राइस के भी आप देखना कैटेगरीज होते हैं कि जिनमें अमाइलोज ज्यादा है, जिनमें अमाइलोज कम है, वो कैसे पता चल जाता है उनको?
व्हेन यू रन देम अंडर वाटर, ये जो वाटर सॉल्युबल वाला पोर्शन है ये बाहर आ जाता है। इसमें इसको वैसे यूज करते हैं फैब्रिक स्टिफनर की तरह, उस साड़ी को कड़क जो करना होता है ना हार्ड, तो स्टार्च वाटर डालते हैं उसमें। ये देखो सेल्यूलोज का कैसा दिखेगा। हाँ वो आते हैं इन दिनों कोरियन वाले, वो जो फेस मास्क वगैरह आते हैं एक ऐसे ये स्टार्च वाला आता है वेरिएंट उसमें। ठीक है, सेल्यूलोज देखना शुरू करते हैं। इसमें अब सिंस बीटा ग्लूकोज है, मैं लेके बहुत सारे रख रखे हैं घर पे, कभी यूज नहीं करता। अरे मास्क जो आते हैं, हाँ देखो अब OH कहाँ जा रहा है, ऊपर। यार सर्फ एक्सेल लगाना पड़ेगा चेहरे पे, 30 तारीख के बाद है। मुंह काला करके आने वाले हैं क्या कोई। देखो ये है C1 और C4 इसके ऊपर होगा, ये समझ आ रहा है। तो हाँ, तो ये ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, और ये ऊपर ऐसा जाता जाएगा। तो ये आ रहा है समझ। थोड़ी कलाकारी करना चाह रहे थे इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा सा दिखते जाएगा। आ रहा है समझ। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। क्लियर, हटा लो। ठीक है, क्लियर, ये ऐसा सा दिखेगा आपका बीटा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन देखें अगर तो निकनेम्ड एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, ह्यूमंस हम जो एनर्जी रिजर्व जो स्टोर करते हैं ग्लूकोज इस फॉर्म में रखते हैं ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, मोर हेविली ब्रांच्ड देन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है हमारे शरीर में, लिवर, मस्कल्स और ब्रेन। और कौन से जीव जंतुओं में ये मिलता है, यीस्ट और फंगाई भी, जो कि ये बीच के बिच्छू होते हैं ना, ये मतलब एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों में ही नहीं आ पा रहे हैं। सेल वॉल है इनमें तो प्लांट जैसे हैं, पर ग्लाइकोजन रख रहे हैं तो एनिमल जैसे हैं, तो इनमें सारी चीजें हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज इनकी बीच में रह जाती हैं। क्लियर है सब कुछ। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन प्लांट्स वाला ज्यादा आता है ना क्वेश्चन, देने को तो वहां पे बहुत कुछ दे रखा है, वो वेद्स वगैरह ये वो जड़ी बूटी पता नहीं क्या क्या उसमें। ठीक है, पेपर बनाने का काम सेल्यूलोज से। ठीक है, फाइबर्स बनते हैं कॉटन वगैरह ये वो, कॉटन पे क्वेश्चन भी है एक, आपने देखा है, जिसमें कॉटन और नायलॉन आ रखा है, लेकिन नायलॉन वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो पॉलीमर्स चैप्टर का है जो डिलीट हो चुका है, पर देखेंगे वो क्वेश्चन भी अभी। पर इंपॉर्टेंट यूज ये लिख लो, प्लांट्स में जो दो होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली इन प्लांट्स है, तो वन हम देख रहे हैं एनर्जी रिजर्व,
एनर्जी स्टोरेज या रिजर्व, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आपका ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन भी चाहे लिख लो, ये पर एनिमल की हो जाएगी प्रॉपर्टी। और दूसरा हम देख रहे हैं प्लांट इसको और कैसे यूज करते हैं, शुगर्स को, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को एंड सेल वॉल बनाने के लिए, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट सेल वॉल। प्लांट्स की हड्डियां तो यही है, यही मतलब उनके पास प्रोटेक्शन के तौर पे बस एक सेल वॉल ही है। टू कंस्ट्रक्ट सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये चीज है, इतना पोर्शन इज रेलेवेंट फॉर प्लांट्स, ग्लाइकोजन वाला इज फॉर ह्यूमंस। क्लियर। और देखते हैं प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के, ठीक है। ऑल्सो नेचर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको नेचुरली अकरिंग जो मिल रहे हैं अमीनो एसिड्स वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, सेम कार्बन पे NH2 और COH लगे, ऑल्सो एल फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। एल फॉर्म वाले वो दिखा कैसे रहे होते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखो मेरे को अब आदत पड़ गई है इसको ऐसे ड्रॉ करने की, किताब में अगर आप देखोगे उसने ऐसे ड्रॉ कर रखा होगा, ठीक है। पर क्या ये दिख रहा है कि एक बार आप ये स्वैप कर लो, ठीक है, एक बार फिर ये जो H ऊपर आ रखा है उसको इससे स्वैप कर लो, दो बार अगर आप स्वैप करो तो क्या आप इन्वर्ट होते हो, नहीं, रिटेंशन हो जाता है, सेम बात होती है। तो आप देख लो ऐसे ही बना है मेरे ख्याल से, मेरे को अभी ऐसे रट गया है, अप टू यू। और या तो ये किताब में देखना, किताब में ये वाला बिल्कुल नहीं बना क्या, बिकॉज अगर किताब में यही वाला बना है तो माय सजेशन वुड बी बोर्ड एग्जाम में प्लीज यही वाला बना के आना। कोई भरोसा नहीं जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये दो, ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं उनको ये बात पता हो ना पता हो कि दो बार इन्वर्ट करके दोबारा सेम चीज बन जाती है, क्या पता वो काट दें कि गलत है। तो ये चीज अल्फा वाला पोर्शन इसका समझ आ रहा है कि ये जो कार्बन है इसी पे COH लगा है, इसी पे NH2 लगा है, अल्फा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड अगर बनाना होता तो बना लेते, ऐसा दिखता हो, ठीक है ना। ऐसी एक और कार्बन के बाद लगा होता है NH2 तो गामा हो जाता, तो ये चीज है बस यहाँ पे। तो ये क्लियर, एल फॉर्म में होते हैं ये, कैसे दिखा रहे होते हैं NH2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करके। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक। अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो है, एसेंशियल क्या है, खाने जरूरी है या नहीं है, ठीक है, ये खाने पड़ते हैं, ठीक है, इनटेक इनका इम्पोर्टेंट। नॉन एसेंशियल वाले क्या है, बॉडी कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बॉडी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैंने क्या अक्षर लिख रखे हैं, क्या है ये, सिंगल लेटर कोड्स हैं ये अमीनो एसिड्स के, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए पहले 5 रट के आया हूँ, ठीक है, टोटल है कितने, 20, 20। ठीक है। तो अगर मैं 5 रट सकता हूँ तो आप 15 और रट सकते हो, 10 ही बताओ, रट नहीं या सकते। सारे मेरे से ही रटवाओगे, बताओ, थोड़े कुछ बना के देखते हैं। देखो पहले 5 भी समझा देता हूँ। देखो जी से आपका है ग्लाइसिन,
अब इसमें ये है, और इन सब में देखो एक्चुअली बदलता क्या है, जस्ट आर। ठीक है, तो ग्लाइसिन में आपका ये R इज इक्वल टू, लिखते जाओ इनको सबको, ठीक है, ग्लाइसिन में आपका ये R इज सिंपली इक्वल टू H। तो इसकी एक खास बात ये भी हो जाती है कि अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका अमीनो एसिड है, एक लौता। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्वेश्चन में टेस्ट हो रहा है एक में, ऑल्दो इस स्टेटमेंट के चक्कर में वो गलत करवा देता है वो क्वेश्चन आपका। देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो ज्यादातर टेंडेंसी तो यही है कि यहाँ पे R अगर H ना हो तो ये सीधा सीधा एक कायरल कार्बन तो बन ही जाता है। अब G के बाद अगर A देख रहे हैं, दैट इज एलेनिन। ठीक है, 3 लेटर कोड्स भी होते हैं इनके, GLY ALA वगैरह करके ऐसे। यहाँ पे आपका R इज इक्वल टू CH3। तो ये कैसा दिख रहा है आपका, ठीक है यहाँ तक। अब जो ये बाकी के 3 हैं आपका, वैलीन वेलिन जो भी इसको ये बुलाओ, यहाँ पे देखो R है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कैसे लिखना प्रेफर करते हो, फुल फॉर्म लिख लेना या तो आइसोप्रोपाइल या तो IPR करके। तो ये समझ आ रहा है, इसमें ऊपर क्या लग गया अब, CH3 होल ट्वाइस। ऐसे ही आपका L आपका ल्यूसीन। ठीक है, यहाँ पे आपका R इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल कैसे बनाएंगे, इस कार्बन को 1 डिग्री रखना है तो इस पे एक और कार्बन है, तो आप देखो जैसे किताब में लिखा कैसे होगा, CH2 CH CH3 ट्वाइस करके। ठीक है, तो अभी तो जस्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मेन तो घर से ये याद करके निकलना है, ये ऐसे ऐसे करके जो ग्रीन में गोला बना रहा हूँ। और लास्टली आपका एक और जो मेरे को आइसोल्यूट से हो पाया, दैट इज आइसोल्यूसिन, देखना पड़ गया मेरे को क्योंकि एक क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व है। यहाँ पे R इज आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH के ऊपर ये जो पहला कार्बन है, इसी पे वो एक और कार्बन है। ठीक है, फिर इसमें आगे ये आ रहा है समझ। अब आप देखो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो ये पहले 2 नॉन एसेंशियल है और उसके बाद ये तीनों लाइन से एसेंशियल है। किताब में एसेंशियल दे कैसे रखे हैं, स्टार लगा रखे हैं उन पर, ऐसे वाले एस्टरिस्क। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ठीक। लास्टली ये क्वेश्चन में देखना, आइसोल्यूसिन क्यों आ रखा है एक जगह, इसमें 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, ये वाला तो कायरल होता ही है। ठीक है, लेकिन ये भी है, तो एक ये क्वेश्चन में है 25 वाले में। ठीक है, सो जैसे यहाँ याद रखा था ना ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे याद रखना है आपको, दिस हैज 2 कायरल कार्बन्स। और इसके नीचे कई सारे हैं। ठीक है, अब आप देखना एक क्वेश्चन में वो भी आ रखा है आपका एस्पार्टिक एसिड।
ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, उनमें आपके COH वाले ग्रुप्स दिख रहे हैं अलग से लगे हुए एक्स्ट्रा। फिर कुछ क्वेश्चन कभी कभार वो आ जाते हैं कि कौन से वाले के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिस्टीन। वही है कि जैसे ये देखो, अब ये लिख के 5 करके अब थोड़ा लग रहा है कि ये सारे याद हो गए, ऐसा सा फीलिंग आ रही है। तो करना तो वही है, आगे में भी आपको थोड़े थोड़े पैटर्न्स ढूंढने हैं, एक आधा बार उसको लिख के देखना है अपने हाथ से, इफ यू वांट ऑल दोज मार्क्स। कि जैसे 22 क्वेश्चन आ रखे हैं आप देखो 2025 में भी, तो उसमें आप देख लो कि मेरे ख्याल से अगर आपको सारे अमीनो एसिड सही से नहीं पता तो 1 या 2 क्वेश्चन उसमें आपके ड्रॉप हो जाएंगे, कि मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक जैसे वो भी क्वेश्चन है उसमें सारे DNA RNA के वो बेसिस पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो रट्टे वाला पोर्शन है कि ये बेसिस जो याद करने हैं और अमीनो एसिड्स याद करने हैं, ये नहीं करके जाओगे तो उन 22 में से आप फिर शायद 18-19 ही अटेम्प्ट कर पाते हो, 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाते हैं। तो वो एक पर्सनल चॉइस है, अब आपको खुद समझना पड़ेगा कि आर यू हैप्पी विद दिस नंबर, कि 18-19 क्वेश्चन आप सही कर पाते हो बायोमोलिक्यूल्स में, और या तो 22 में से 22 पूरे सही करने हैं, तो फिर मेहनत उसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। एसिडिक बेसिक जो है, ज्यूटरायनिक फॉर्म जो इसमें बोल रहे हैं, इसमें क्या फंडा है, थोड़ा सा इसमें स्पीड भी बढ़ाते हैं, चलो ठीक है। एक तो ये है कि ऐसे ना एग्जिस्ट करके कैसा एग्जिस्ट करना चाहेगा ये, न्यूट्रल पानी में, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में कैसा हो जाएगा ये आपका, आपस में ही ये रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा मदद होगी अब, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अच्छे से आयनिक कैरेक्टर आने लगता है। तो इस तरह से चीजें हैं, ज्यूटरायन इसको बुलाते हैं, जिसमें ये दोनों होते हैं। और ये है कि ओवरऑल अब ये R वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि अगर और COH वाले पोर्शन हो, यहाँ पे तो जैसे बराबर है, अगर इक्वल नंबर है NH2 और COH वाले यूनिट्स तो न्यूट्रल है ओवरऑल अमीनो एसिड। फिर अगर COH ज्यादा हो गए तो एसिडिक हो गया, NH2 ज्यादा हो गए तो बेसिक हो गया, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज भी समझ आ रहा है, अब जो दो आके जब जुड़ते हैं अमीनो एसिड तो कैसा सा दिखने लग जाएगा, NH2 ऐसे बना लिया, चलो इसको अभी के लिए इसको जस्ट ऐसे पूरा ड्रॉ कर दिया है, प्लस आपका एक और, तो होता क्या है यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो OH जाएगा एक, H जाएगा, अब जो बीच में जो ग्रुप बनेगा वो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो फंक्शनली इट इज इक्विवेलेंट टू अमाइड, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बुलाएंगे, क्लियर ये भी। अमीनो एसिड का प्रमोशन कब होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह का, जब प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास exceeds 10,000 grams पर मोल। इंसुलिन है प्रोटीन, एक्सेप्शन है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपका इस तरीके से, ठीक है, तब जाके प्रोटीन कहलाता है, इसमें एक्सेप्शन आ रहा है आपका
कि इंसुलिन हैविंग ओनली, गरीब सा होता है ये, कितने 51 अमीनो एसिड्स, ऐसा लिखा हुआ है किताब में तो याद कर लेते हैं इसको। डन यहाँ तक। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? ग्लोबुलर और फाइब्रस। फाइब्रस एंड आपका बॉल जो बन जाता था ग्लोबुलर। अच्छा, कॉन्सेप्ट याद है बस मेरे को, भूलते जा रहा हूँ। देखो ये, ठीक है, फाइब्रस आपका वाटर इनसॉल्युबल, और ग्लोबुलर आपका वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स इनके दो दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल और मसल्स। ठीक है, ग्लोबुलर में इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कितने लेवल पे होता है? 1 डिग्री स्ट्रक्चर खाली क्या बताता है? सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। रिवील्स ओनली सीक्वेंस -1। ठीक है, रिवील्स ओनली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, फिर 2 डिग्री वाले स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबल है? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। कैसे पता, मतलब वो तो फिजिक्स का क्वेश्चन, वहां कुछ करते हो क्या ऐसे? लिखा है भी किताब में? ये अलग से पढ़ा कहाँ से, क्यों पढ़ा ये, कैसे हो गया ये? ठीक है, अल्फा हेलिक्स वाले कैसे दिख रहे हैं? ठीक है, और इनमें यहाँ ये बिटवीन द कॉइल्स, इनमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में वो क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरस बीटा प्लीटेड शीट में क्या है? ऐसे करके वो चेन्स रख रखी होती हैं। क्या बुलाते हैं इसको, कौन सा वो डिजाइन होता है साड़ियों पे, क्या संबलपुरी क्या होता है? अरे मेरी पीएचडी हो गई है अब साड़ियों पे और इंडिया के सिल्क्स पे और ये वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन डल गई है दिमाग में और बहुत ज्यादा। ये देखो, ये रहता है इस तरह से, पर यहाँ पे अलग अलग चेन्स के बीच में यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये हो गया। 3 डिग्री स्ट्रक्चर कैसे रहता है? कॉइलिंग भी दिखाता है वो ओवरऑल। है ना, 3 डिग्री में। ठीक है, रिवील्स कॉइलिंग या फोल्डिंग। ठीक है, तो इसमें किताब में वो कुछ ऐसा सा बना है ना, ऐसा सा कुछ बना हुआ है वो। ठीक है, ये चीज है, ये अल्फा हीलिक्स ही है जो ऐसे उसने दिखा रखा है। 4 डिग्री में क्या होता है कि वो कहता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कि उनके अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो उनको सब यूनिट्स भी बोलते हैं। तो सब यूनिट्स एक दूसरे के अराउंड कैसे अरेंज्ड है। ठीक है,
reveals how different polypeptide chain subunits within a protein are spatially arranged, ठीक है, अराउंड ईच अदर। किताब में एक ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोटीन दे रखा है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन दे रखा है, ठीक है। हाँ, जाते हो ना पुरानी दिल्ली तो ऐसे काले रंग की जलेबी पड़ी होती है ना, वो स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। देखो अच्छा, लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड वाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नोट बनाओ। स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड वाया, 4 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले नंबर पे आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लास्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। डाई सल्फाइड लिंकेजेस दूसरे नंबर पे मेंशन्ड है, और एक बीच में है वैन डर वाल्स फोर्सेस। नहीं भाई, यहाँ पे इसका मतलब है वीक वैन डर वाल्स फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वैसे भी वैन डर वाल्स नहीं है, ये तो मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, विच इंक्लूड आपका वीक वाला लंडन डिस्पर्जन, फिर आपका डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वगैरह, ये सब होता है वैन डर वाल्स। ये तो Q1 Q2/r² है जस्ट, ये तो फिजिक्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है ये लिखा तुमने, टाइम की अभी थोड़ी सी कमी है, फिर नेक्स्ट क्लास का भी हो जाएगा ना, तो इसको जस्ट रैप अप करें फटाफट। देखिए नेक्स्ट, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कैसे होते हैं डीनेचर प्रोटीन्स? ड्यू टू चेंजेस इन पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, और कुछ दे रखा है क्या? ठीक है, इतना काफी है। और चेंजेस आते कितने हैं, किसमें? ठीक है, इन चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है? डिस्टर्ब एंड ऑल्टर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ओनली, ठीक है। 1 डिग्री वगैरह सीक्वेंस वगैरह नहीं चेंज हो जाती। तो ऐसे में जस्ट अगेन एग्जांपल्स क्या है इंपॉर्टेंट दो, एक है आपका बॉइलिंग ऑफ एन एग, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नहीं, दही बनानी है, बस दही जमानी है ऐसे, अभी घी भी नहीं बनाना उसमें, ठीक है। डन यहाँ तक। विटामिन्स में मैं आपको बस पढ़ाने वाला हूँ कि आपको वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल एक तरीके से वो इसेंशियल से होने लग जाते हैं, ठीक है, खाने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे खाने पड़ जाते हैं। अब वाटर सॉल्युबल वाले याद कर लो, बी और सी होते हैं, तो बाकी सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल है, ए डी ई के, ये याद कर लो कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बाकी सारे
फैट सॉल्युबल है। सर B12 भी वाटर सॉल्युबल है? होता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, जो हम देखेंगे 25 वाला क्वेश्चन, उसमें ठीक है, वो वाली बात भी है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं यूज किस तरीके से करना है, क्वेश्चन भी आगे जाके। ठीक है, डीएनए आरएनए में अब एक तो शुगर जो है इन्वॉल्व, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। अब किताब में क्या इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, यहाँ तक फॉलो करते आए हो ना सब कुछ, कोई कंफ्यूजन मेजर? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबोज अगर देखोगे, किताब में ऐसे दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स, ये बना है, इसमें भी ये मेरे को याद है मेमोरी से, जिसको यूज करेंगे हेल्प करने में अभी स्ट्रक्चर में, कि ये ऐसे बना होता है। ठीक है, तो बीटा वेरिएंट होता है ये ऑफ राइबोस। ठीक है, तो बीटा है इसलिए ये ऊपर है, फिर यहाँ पे ये दोनों OH नीचे है, इसका इधर ट्रैप्ड है और ये और ऊपर है। कितने कार्बन हो गए? एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि राइबोज में कितने कार्बन है। आंसर है इट इज अ, ठीक है, एल्डो पेंटोज। ठीक है, राइबोज इज एन एल्डो पेंटोज। ठीक है, एल्डिहाइड होता है इसमें, यहाँ नहीं लगा ना एक और कार्बन। और याद हो गया इसका स्ट्रक्चर, एक्सट्रीमिटीज में ऊपर है, बीच वाले दोनों नीचे। ये याद हो गया है, तो अब वो डीएनए में जो चढ़ता है क्या होता है, वो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। तो इसमें क्या है कि यही चीज दोबारा है, बट अब 2 पे डीऑक्सीजनेटेड है ये ऑक्सीजन है ही नहीं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इनके ओपन चेन अगर बनाने को पूछ लिए जाए बाय चांस, तो बताओ, कॉन्फिडेंट हो, लग रहा है बना लोगे? बनाओ। देखो, ये इतना पोर्शन हो गया, ये तो CHO में चला गया। ठीक है, अब ये 2 3 4 में डिसाइड करना है। अब जब ग्लूकोज भी बनाते थे या कुछ बनाते थे, जो यहाँ नीचे होता था वो यहाँ पे राइट में होता था, 3 में भी राइट में। अरे यार फंस गए, 4 वाला कहाँ जाएगा? फोर वाला कहाँ जाएगा? लेफ्ट राइट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ओ हाँ, ठीक है, गुड सेव। ठीक है, सिंस ये ऐसे है, यहाँ से हिंट मिल रहा है ना कि, तो क्लियर है, ये बना लोगे। और डीऑक्सी राइबोस भी अब बना लोगे अगर ये बन जाएगा तो। कॉपी और पेस्ट और 2 डीऑक्सी। ठीक, तो डन, आगे बढ़े। किसी का रह गया लिखना? रह गया लिखना मुझे। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस, अब इनको ड्रॉ ही आपको करना पड़ेगा मल्टी कलर पेन लेके। अब इससे पहले तो गिव अप ही कर रखा था, लेकिन अब सिंस वो क्वेश्चन आया था, थोड़ा मोटिवेशन आया कि क्या पता इनको रटी ले, तो तब जाके नोटिस करा कि आप देखो किताब में इनको कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे खास बात? हाँ, और कुछ जैसे ये कह रहे हैं कि पहले पिंक दो का सेम भाई। है, बाकी 3 एक जैसे हैं, तो चलो एक ये भी चीज मानी जा सकती है कि जो आपस में सेम है उनको ऊपर रख रखा है, जैसे वो डी ऑर्बिटल में नहीं करते थे हम, 2 और 3, तो चलो एक तो ये भी हो गया।
इनमें दो दो रिंग है, इनमें एक ही रिंग है। और कुछ दिखाई दे रहा है? इनमें ऐसा नहीं है कि सारे आइटम खिसके हुए हैं, ठीक है। जो पोर्शन व्हाइट में बना है वो आप देखो, यहाँ तो कलर इन्वर्ट हो रखे हैं ना, किताब में ऐसे वो पिंक में या किसी अलग कलर में ड्रॉ कर रखा है। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो आपको बस याद रखना है कि जैसे एडेनिन क्या है, कि आपको याद रखना है इट इज 2 रिंग्स प्लस, अब आप कुछ ट्रिक बना लो इसमें। देखो ये वाला पोर्शन भी इन दोनों में तो सेम है, दोनों में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं क्या? इसमें ये है और इसमें ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है ना, तो वही इसीलिए समझा रहा हूँ कि इसको आप डील करोगे कैसे। बिकॉज आपको जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं, आपको ड्रॉ करके तो नहीं दिखाने हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू है। तो आपको बस ये चीजें आप किस तरीके से याद करके आपको घर से जानी पड़ेंगी कि इसमें ऊपर आपका एक ये NH2 है, ठीक है, NH2 ऑन टॉप, ऐसे ऐसे करके आपको इनको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है। गुआनिन में भी समझ आ रहा है अकॉर्डिंगली। ऐसे देखो नीचे वालों में सब में एक एक रिंग है, पर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। इसमें ये चीज है, इनमें दोनों में ऊपर में CO है, ठीक है। इसमें तो देखो, जब मैं कोशिश कर रहा था इसमें कोई ट्रिक बनाने की, मैं थोड़ा अल्फाबेट से भी एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे इसमें और इसमें आप देखो अगर, तो डिफरेंस है क्या, खाली ये टोलुइन जैसा नहीं लग रहा? तो कुछ कुछ आपको अपनी पर्सनलाइज्ड इसमें ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो ये है कि देखो 5 नहीं, आपको 4 याद करने हैं, ठीक है। तो अगर सामने आपके कोई मॉलिक्यूल ऐसा ड्रॉन है जो आपने जो 4 याद कर रखे हैं उसके बराबर नहीं दिख रहा, तो 5 वाला भी हो जाएगा, ठीक है। कि लेट से आप GC80 याद करके चले गए, वैसा सा नहीं दिख रहा है तो फिर वो यूरासिल है। तो क्लियर इस पोर्शन को अप्रोच कैसे करना है तो ये सर रॉ मेमोराइजेशन है इसमें, और सर कुछ उपाय सर नहीं है दो इसमें। याद करके भी हो सकता है, मतलब एडेनिन और साइटोसाइनिन याद करके भी हो सकता है, क्योंकि फिर पता लग हाँ, जाएगा थायमिन में सिर्फ CH3 आता है और फिर हाँ, यूरेसिल में CH3 होगा ही नहीं। मतलब फिर दो याद करने की जरूरत है, क्योंकि ग्वानिन में तो पता ही है ना ठीक कि है। एक नहीं और पर CO ये लगता भी है। है कि साइटोसिन और यूरासिल के बीच में भी एक डिफरेंस थोड़ा देखना पड़ जाएगा ना आपको, वो तो सेम डिफरेंस है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, जो ऊपर CO लगते हैं और NH2 लगता है, मतलब बाकी तो सेम है ठीक ना। है। तो ये ट्रिक भी आप सुन रहे हो, ये सारा ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड ही है, क्लियर। एंड इट इज जस्ट रट्टा, कोई लॉजिक का तो भूल जाओ, लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लियर। आगे बढ़े थोड़ा सा अब, ठीक है। फंडा समझ आ गया ना आपको, जो एक कॉन्फिडेंस उसमें जस्ट चाहिए था। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, भाई न्यूक्लियोसाइड में ये है कि ऊपर से कॉपी करके लाना, क्या चीज, अपना 2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। और बीटा होता था यहाँ ऐसे ऊपर जा रहा था कुछ, ठीक है। यहाँ पे नीचे चलो छोड़ दो, चाहे कुछ मत बनाओ, वो ऑक्सीजन हटा रखा था, बस आपको ये H ड्रॉ करके दिखाना है तो देख लो। ये OH था, यहाँ पे क्या था, CH2OH था ना, ऐसे करके ड्रॉ ने किताब में। अब बस न्यूक्लियोसाइड क्या है कि यहाँ वाला OH पूरा रिप्लेस हो चुका है किससे, वन ऑफ दीज 4 बेसिस। ये बात समझ आ रही है? तो ये हो जाता है इतना पोर्शन आपका न्यूक्लियोसाइड। पर अभी भी ये रेडी नहीं है पॉलीमराइजेशन के लिए। वो कैसे होता है, जब यहाँ पे मॉडिफाई होके क्या आएगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो है कैसा दिख रहा है, तो अधिराज इसको बना ही लो मेरे साथ साथ। देखो फोटो तो उसकी हम सबने देखी है किताब में, ठीक है। पॉइंट इज, एक बार वो बैरियर बस वो क्रॉस करना है, वो एनर्जी वाला हो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, इसको बनाने की हिम्मत करनी है एक बार। हम्म। तो इसमें यहाँ पे बेस तो है ही, ऑल्सो यहाँ पे इसमें ये PO ऑक्सीजन करके, मतलब यहाँ से ये जुड़ने के लायक अब हो गया, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड इज एसेंशियली आपका शुगर प्लस बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड में एक और इम्प्रूवमेंट क्या है
कि इट इज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। सर एक ओ भी आपने मिस कर दिया, वो सी एच के साइड में ओ से जुड़ा हुआ है पी। ये हाँ वो जो इधर भी एक ऑक्सीजन है, एक राइट में ऑक्सीजन भी है। और या तो फिर ये लेफ्ट वाला नहीं है क्या? नहीं, लेफ्ट वाला भी है। हाँ, ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे ये। अभी बिल्कुल ठीक है। यस हाँ, सर। वो मतलब वो माइनस दिखाओ तोड़ के बाद में जाके तो जोड़ ही जाना है ना उसने। देखो इतने पोर्शन के लिए तो नंबर नहीं कटेंगे, ये आप यहाँ पे चाहे डंडी बना दो चाहे माइनस बना दो, सब्जेक्टिव में आप बच जाओगे। ऑल्सो इतना अगर याद हो जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी बच जाओगे। मेन तो अभी पर्पस ड्रिवन है सारा ये, तो जो देख रहे हैं ये भी क्लियर। तो अब कर करके पॉलीमराइज करके इस वाले पोर्शन को ही दिखने कैसे लगता है, ऐसे बनाया किताब में आपका। शुगर है, उसके ऊपर बेस लगाए और फॉस्फेट की मदद से वो जुड़ा है नेक्स्ट मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो आ रहा है समझिए टेम्पलेट, शुगर बेस फॉस्फेट। हाँ हाँ, अरे करने वाले, रुक जाओ। ठीक है, तो देखो इतना पोर्शन या तो ले लो कहीं से भी, ठीक है, जो रिपीटिंग यूनिट है वो आइडेंटिफाई कर लो, एंड दैट इज हाउ आपके वो धागे बन जाते हैं डीएनए आरएनए के। लास्ट में बस ये देखो डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए, यहाँ जिसमें भूल गया था एक एंट्री डालना, ये स्लाइटली होमवर्क में ले लेना कि प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब, ठीक है, सब्जेक्टिव भी, कि लिस्ट आउट डिफरेंसेस, हाँ, बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है? डबल स्ट्रैंड, ठीक है, इसमें सिंगल। फिर आपका बेसिस का डिफरेंस है, यू, ठीक है, यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमीन। और क्या डिफरेंसेस है? हाँ, ठीक है, डीएनए ज्यादा लंबे धागे बनते हैं। एक तो शुगर में डिफरेंस है शुगर ना, बेस 2 डिऑक्सी राइबोस एंड जस्ट आपका राइबोस। और बताना एक चौथा और कोई बढ़िया सा पॉइंट आ जाए ना तो। नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट कोई क्लास में जो हमने लिखे थे क्या क्या, बिकॉज 4 पॉइंट अगर अच्छे से हो जाए ना तो 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए फिर वो 4 पॉइंट आधे आधे नंबर के हो जाते हैं। शारगाफ्स रूल, हाँ ये कर लेते हैं चलो। इसके अंदर आपके बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जितने जी हैं उतने ए, और जितने ए हैं उतने टी हैं, बट यहाँ पे नो रिलेशन। तो ऐसे कर लो। टाइप्स ऑफ आरएनए क्या थे? एम आर टी आरएनए, ठीक है, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, don't give up, and let's meet in the next class. Go for Jeet.